हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं जनन स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि बीमारी क्या होती है। बीमारी किसी जीव की वह दशा जिसमें जीव जो होता है वह संरचनात्मक या कार्यात्मक रूप से इनका शरीर जो होता है इसमें कोई विकृति आ जाती है या इनमें कोई अनियमितता आ जाती है, तो ऐसी दशा जो होती है वह कहलाती है क्या? बीमारी। अर्थात बीमारी जब होती है किसी व्यक्ति को तो उनके शरीर की संरचना में कोई परिवर्तन आ जाता है, कोई विकृति या अनियमितता आ जाती है, या फिर उसके शरीर के भीतर होने वाली क्रियाओं में कुछ ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं जिसके कारण जीव के शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं और इस दशा को बीमारी कहा जाता है। और जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वह बीमारी के लक्षण कहलाते हैं। अब स्वास्थ्य का क्या अर्थ हो गया? स्वास्थ्य जो हो गया इसके विपरीत की स्थिति हो जाती है, अर्थात एक ऐसी स्थिति जिसमें जीव के संरचनात्मक और कार्यात्मक क्रियाओं में ना तो कोई विकृति होगी ना ही कोई अनियमितता होगी। तो यह दशा जो होगी, यह स्थिति जो होगी वो क्या कहलाएगी? इनका स्वास्थ्य कहलाती है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से विकृतिहीन हो तो ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। अब देखेंगे कि जनन स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है। जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है ऐसे पहलू जिसमें व्यक्ति के प्रजनन अंग और उनके प्रकार्य जो होंगे इनसे संबंधित स्वास्थ्य को ही जनन स्वास्थ्य के नाम से जाना जा सकता है। एक ऐसा समाज जिसमें व्यक्ति जो होते हैं यह प्रजनन की दृष्टि से उनकी शारीरिक संरचनाएं जो होती हैं उनमें कोई विकृति ना हो तथा उनमें जो प्रकार्यात्मक क्रियाएं होती हैं उनमें भी कोई अनियमितता ना हो, ऐसे समाज को प्रजनन की दृष्टि से स्वस्थ समाज माना जाता है। प्रजनन स्वास्थ्य के अंतर्गत विभिन्न समस्याएं देखने को मिलती है। लोगों में जनन अंगों के प्रति जो आवश्यक जागरूकता होनी चाहिए उस जागरूकता का अभाव दिखाई देता है। ऐसे में एक समाज जो होता है इनमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं दिखाई देती हैं जो प्रजनन से संबंधित, प्रजनन अंगों से संबंधित होती हैं। तो इनमें सबसे पहला होता है कि प्रजनन अंगों की समुचित देखरेख जो होती है वह नहीं सिखाया जाता है। दूसरा, हमारे देश में और अधिकांश देशों में कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप महिलाएं जो होती हैं वो कम उम्र में ही मां बन जाती हैं और प्रजनन से संबंधित जितनी आवश्यक बातें या जनन अंगों के देखरेख से संबंधित जितनी आवश्यक बातें उनको जानकारी में होनी चाहिए, ऐसी बातें उनको प्राप्त नहीं हो पाती हैं। और इस प्रकार की समस्याओं के कारण ही लोगों में लैंगिक रोगों का विस्तार होता जाता है, फैलते जाता है और साथ ही साथ जनसंख्या जो होती है वो भी तेजी से बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से प्रजनन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कार्य नीतियां तैयार की जाती है। तो पूरे विश्व में भारतवर्ष जो है वह एक ऐसा देश है जिन्होंने प्रजनन से संबंधित कार्यक्रम जो है उनको राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया था, विभिन्न कार्य नीतियां लागू किया था और इस कार्य नीति को जाना जाता है परिवार नियोजन के नाम से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे राष्ट्रीय स्तर के लोगों में प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता उत्पन्न किया गया, जिसके लिए दृश्य व श्रवण माध्यमों का उपयोग करते हुए स्वस्थ प्रजनन अंग व स्वस्थ प्रजनन की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई थी। तो सरकार द्वारा जनन स्वास्थ्य के लिए जो कार्य नीतियां अपनाई गई है उसमें प्रजनन संबंधी अंगों की सुरक्षा के साथ साथ लोगों में विवाह की जो आयु है उस निश्चित आयु पर ही, हमारे देश में विवाह की जो आयु है वह पुरुषों में 21 वर्ष है और महिलाओं में है 18 वर्ष।
इससे कम उम्र में विवाह जो है वह गैर कानूनी कहलाता है। तो विवाह की जो सही आयु होती है उसके बारे में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य होना चाहिए। किसी भी देश में या किसी भी स्थान में जो किशोरावस्था होती है, इस किशोरावस्था में जो शरीर में होने वाले परिवर्तन होते हैं, इनमें जो परिवर्तन दिखाई देता है, इन परिवर्तनों के बारे में बच्चों को जागरूक करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। इसके साथ साथ विद्यालयों में यौन शिक्षा भी प्रदान करना चाहिए, जिसके अंतर्गत यौन संबंधी क्रियाकलापों के जो बुराइयां होती हैं उनको दूर करना चाहिए। इसके साथ साथ विद्यालयों में यौन शिक्षा को आवश्यक कर देना चाहिए। लोगों में यौन संबंधी जो अपराध होते हैं, यौन शोषण और यौन संबंधी जो अपराध होते हैं उनके बारे में जागरूकता प्रदान करनी चाहिए। जो लैंगिक रूप से संचरित रोग होते हैं जैसे कि एड्स है, तो ऐसे बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए, जिससे वे कम से कम इन बीमारियों से बच सके। साथ ही साथ लोगों में परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जिससे जनसंख्या का नियंत्रण हो सके, जनसंख्या नियंत्रण किया जा सके। प्रजनन स्वास्थ्य के अंतर्गत लोगों में जो लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है, इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त की जाती है, इन जानकारियों को गैर कानूनी घोषित किया गया है। हमारे देश में लिंग परीक्षण जो है वह गैर कानूनी होता है। इस प्रकार के क्रियाकलापों के बारे में लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। साथ ही मादा भ्रूण हत्या जो होती है, इस प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई है। मादा भ्रूण हत्या को गैर कानूनी कहा गया है और इस प्रकार से लिंग परीक्षण करना और मादा भ्रूण की हत्या करना गैर कानूनी होता है। इसके बारे में लोगों में पूरी जागरूकता होनी चाहिए। अब देखते हैं जनसंख्या विस्फोट और इनका नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। जनसंख्या होता क्या है और जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जनसंख्या क्या होती है। किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में, एक निश्चित समयावधि में जो किसी एक जाति विशेष के सदस्यों की जो संख्या होती है वह कहलाती है उसकी जनसंख्या। तो किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समयावधि में किसी जाति विशेष के सदस्यों की जो कुल संख्या होती है वह उसकी जनसंख्या कहलाती है। सन 2012 की जनगणना के अनुसार विश्व में मनुष्य की जो जनसंख्या है वह लगभग हो चुकी है 7 अरब और यह जनसंख्या जो है वह क्रमशः धीरे धीरे दोगुनी तिगुनी रफ्तार से बढ़ती ही जा रही है। इस जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ मुख्य कारण होते हैं। जिसमें से पहला कारण होता है मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी के कारण जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। दूसरी है जन्म दर में वृद्धि। जन्म दर में वृद्धि का होना ये भी जनसंख्या वृद्धि के कारणों में शामिल होता है। तीसरा है निरक्षरता। निरक्षरता होने के कारण, साक्षरता नहीं होने के कारण लोगों में परिवार नियोजन की क्रियाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है। साथ ही साथ बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां जो होती हैं इतनी फैली हुई हैं, जिसके कारण जनसंख्या जो है वो क्रमशः दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ कम आयु में लैंगिक परिपक्वता और कम आयु में विवाह, ये 2 और कारण होते हैं जिसके कारण जनसंख्या जो है वह तेजी से बढ़ती जा रही है। अब यदि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती जा रही है तो विश्व में किसी देश में इसके बढ़ने से क्या क्या प्रभाव दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव जो दिखाई देता है वह है कि प्रति व्यक्ति आय में कमी होती जाती है। जनसंख्या के बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय जो होता है उसमें कमी आती जाती है। दूसरा,
जो संसाधन होते हैं इनकी भी क्रमशः कमी आती जाती है, संसाधनों में कमी आती जाती है क्योंकि लोगों की संख्या ज्यादा है पर जो संसाधन वो उपभोग करते हैं उनकी कमी होती है। तो इस प्रकार से संसाधनों की कमी के कारण भी लोगों में जो कंपटीशन होता है, जो प्रतिस्पर्धा होती है वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ लोगों में जो बेरोजगारी की जो समस्या होती है वो बढ़ जाती है। प्रतिस्पर्धा होने से इनमें जो रोजगार से संबंधित समस्याएं होती हैं उनका इनको सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि का सामाजिक प्रभाव दिखाई देता है, सामाजिक रूप से इनका प्रभाव दिखाई देता है, रहन सहन में दिखाई देता है। और साथ ही साथ जो नैतिक पतन होता है, नैतिक पतन के कारण चोरी की, डकैती की, लूटमार की, हत्या जैसी जो अपराध होते हैं वो भी जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव के रूप में दिखाई देते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि से लोगों में जो समस्याएं दिखाई देंगी, अर्थात एक परिवार को जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा उनमें से कुछ ऐसी समस्याएं होती है जैसे जनसंख्या वृद्धि से माता पिता पर आर्थिक बोझ बढ़ता जाता है, इनके संतान को उचित मात्रा में जो पौष्टिक भोजन चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाता है, जो उचित शिक्षा मिलनी चाहिए, जो चिकित्सकीय जो सहायता मिलनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है इनको प्राप्त नहीं हो पाती है। साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि के कारण एक माता का स्वास्थ्य जो होता है वह भी धीरे धीरे गिरता जाता है। तो इसीलिए लोगों को अपना परिवार छोटा रखना चाहिए और परिवार को छोटा रखने के लिए इनमें परिवार को नियंत्रित करने के कौन कौन से साधन होते हैं इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए और इन साधनों को इन्हें अपनाना चाहिए। तो देखते हैं कि एक जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से साधन अपनाए जा सकते हैं। परिवार नियोजन के अंतर्गत जन्म दर में नियंत्रण करना आता है जिसके द्वारा हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं, अर्थात ज्यादा जनसंख्या ना हो इसलिए हम लोग निम्नलिखित उपायों को अपना सकते हैं, जिसमें से जन्म नियंत्रण की 2 विधियां होंगी। एक होती है प्राकृतिक विधियां और दूसरी होती है कृत्रिम या वैज्ञानिक विधियां। प्राकृतिक विधियां जो होती हैं ऐसी विधियां होती हैं जिसमें किसी भी प्रकार के उपकरण की या किसी भी प्रकार के दवाई की या किसी भी अन्य जो वैज्ञानिक विधियां होती हैं उनका उपयोग नहीं किया जाता है। प्राकृतिक रूप से जन्म दर को रोकने के लिए अपनाया जा सकता है। इसके अंतर्गत 3 विधियां आती हैं जिसमें से एक होता है आवधिक संयम या इसको लय विधि कहेंगे। इस विधि में एक दंपत्ति को उस समय संबंध बनाने से बचना चाहिए जिस समय अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है, अर्थात जब माहवारी के 14वें दिन से 17वें दिन तक का जो समयावधि होता है इस समय इनमें लैंगिक संपर्क करने से बचना चाहिए जिससे गर्भधारण की स्थिति ना बने, तो वह कहलाती है आवधिक संयम की विधि। दूसरी प्राकृतिक विधि होती है वह होती है बाह्य स्खलन। इस विधि में जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा जो वीर्य होता है उनको मादा के योनि में नहीं त्यागना चाहिए, उनको शरीर से बाहर त्यागना चाहिए। तो इस विधि के द्वारा भी गर्भधारण से बचा जा सकता है। तीसरी विधि होती है स्तनपान अनार्तव। जब तक एक माता अपने शिशु को दुग्धपान कराती है तब तक उनमें ऋतुस्राव चक्र जो होता है वह आरंभ नहीं होता है। यह एक निश्चित अवधि तक होता है, लगभग बच्चे के जन्म से 6 महीने की अवधि तक। इस अवधि में महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, तो इस विधि के द्वारा भी प्राकृतिक रूप से गर्भधारण को रोका जा सकता है।